Hello and welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 11th May 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे. We're going to discuss the important editorials like control inflation by acting on liquidity. We'll talk about food regulation in India and then National Family Health Survey 5's report. So let's begin with it. तो चलिए शुरुआत करते हैं. हमारा पहला आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है. इट इज़ अबाउट कंटेनिंग द राइजिंग इन्फ्लेशन. ये जीएस पेपर थ्रू 3 पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलिवेंट है. प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ध्यान में रखने हैं. रही बात इस टॉपिक के मेंस के रेलेवेंस की, तो द इश्यूज ऑफ इन्फ्लेशन एंड द मेजर्स दैट वी नीड टू कंटेन इट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू क्लियर. तो हमने हमारी करंट अफेयर वीडियो में भी डिस्कस किया था. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिसेंट एक्शन लिया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रेज द रेपो रेट बाय 40 बेसिस पॉइंट और जो कैश रिजर्व रेशियो है उसे 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ किया गया है. एंड दिस हैज़ डन इन अ रिकग्निशन ऑफ दिस सीरियस सिचुएशन. जो कंट्री में जो इन्फ्लेशन चल रही है, इसको देखते हुए इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ किया गया और कैश रिजर्व रेशियो को 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ किया गया है. राइट नाउ इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट हर एक कंट्री के लिए एक काफ़ी बड़े प्रोपोर्शन में प्रॉब्लम बन चुकी है. द सिचुएशन इज़ वर्स्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स. वहाँ पे तो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 8.56% पे है. इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन पिछले कुछ डिकेड्स में वहाँ पे नहीं आई थी. इंडिया की अगर हम बात करें तो मार्च 2022 में हमारी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो इन्फ्लेशन आई है, इट स्टूड एट 6.95%. लेकिन यहाँ पे हमें एक और चीज़ ध्यान देना है कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उन्होंने जो रेंज फिक्स की है कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो ±4 में रह सकती है. तो मतलब मैक्सिमम 6% से ज़्यादा ना हो और 2% से कम ना हो. लेकिन मार्च में 6.95% इन्फ्लेशन आई है, विच हैज़ ब्रीच्ड द अपर लिमिट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसीज़ अपर लिमिट ऑफ इन्फ्लेशन, जिसके चलते ये आरबीआई ने रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज़ किया था. ऑन द अदर हैंड अगर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें, होलसेल इन्फ्लेशन की बात करें, ये अप्रैल 2021 से ही डबल डिजिट्स में है. एंड जीडीपी की जो इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर है, विच इज़ बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन रेट, दैट इज़ एट 9.6% अगर हम 2021 एंड 2022 की बात करें. तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट इस आर्टिकल में यही इम्पेरेटिव दिया गया है टू अंडरस्टैंड द इशू ऑफ इन्फ्लेशन एंड व्हाट आर द मेजर्स दैट वी नीड टू टेक इन ऑर्डर टू कंटेन दिस इन्फ्लेशन. सबसे पहले रीज़न समझते हैं फॉर द इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया. तो इंडिया में जो इन्फ्लेशन आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नहीं है. देयर इज़ अबंडेंस ऑफ लिक्विडिटी. ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है. अप्रैल में मॉनेटरी पॉलिसी की एक स्टेटमेंट आई थी विच टॉक्ड अबाउट द लिक्विडिटी ओवरहैंग ऑर्डर ऑफ 8.5 लाख करोड़ कि इंडियन इकोनॉमी में 8.5 लाख करोड़ का ओवरहैंग लिक्विडिटी है. एंड बियॉन्ड अ पॉइंट जो इन्फ्लेशन है वो खुद जो ग्रोथ है उसे हिंडर कर देती है. देयर आर नेगेटिव रियल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स, दे आर नॉट कंड्यूसिव टू ग्रोथ. सो इफ़ वी वांट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन तो लिक्विडिटी को मैनेज करना होगा. एंड इसको लेकर एक कॉन्कॉमिटेंट राइज जो हो रहा है इंटरेस्ट रेट का ऑन डिपॉजिट्स एंड लोन्स, इसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा. तो मार्च 2022 में जो इन्फ्लेशन का हाई रेट था, इसकी वजह से जो क्रूड पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, मिनरल ऑयल्स, बेसिक मेटल्स, इन सब के जो प्राइसेस हैं वो राइज हुए. एंड देयरफॉर साथ ही में जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हुई. So this was caused by the Russia-Ukraine conflict. तो ये दोनों फैक्टर्स मिलकर ये भी एक बड़ा चीज़ है कि ऑलरेडी देयर वाज हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड ग्लोबली जो कमोडिटी प्राइसेस थे वो इंक्रीज़ हो चुके हैं.
वेयर एज ऑन द अदर हैंड अगर हम रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो ये भी राइज हुआ है, क्योंकि जो एसेंशियल फूड आइटम्स हैं लाइक ऑयल, फैट्स, वेजिटेबल, प्रोटीन रिच आइटम्स लाइक मीट एंड फिश, इनके प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं. सो एज पर दी CPI's डाटा, जो ऑयल और फैट में जो इन्फ्लेशन चल रही है मार्च में, दिस इंक्रीज टू 18.79%. जिस तरह से जियो पोलिटिकल क्राइसिस इंक्रीज़ हुआ बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, इससे एडिबल ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज़ हुए हैं. यूक्रेन इज़ अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ सनफ्लावर ऑयल. और अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो वहाँ पे भी जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा राइज हुई है टू 11.64%. वाइल मीट एंड फिश, इसका भी जो प्राइस रहा है वो 9.63% पे रहा है एज़ कम्पेयर टू द February 2022. तो देर इज़ शार्प राइज इन द कमोडिटी प्राइसेस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड दिस इज़ द मेजर रीज़न कि इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो स्पाइक पे आ चुकी है. एंड दिस इज़ इंक्रीजिंग द इम्पोर्ट कॉस्ट फॉर सम ऑफ द क्रूशियल कंज्यूमेबल्स. जब प्राइसेस बढ़ चुके हैं तो इम्पोर्ट कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो इससे जो इन्फ्लेशन है वो फर्दर और इंक्रीज़ होती जा रही है. ना इससे पहले कि हम देखें कि इस हायर इन्फ्लेशन का इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या हुआ है, क्विकली बात कर लेते हैं कि रेपो रेट और CRR क्या है. हमने पहले भी इसे डिस्कस किया है. रेपो रेट, इट इज़ द इंटरेस्ट विच इज़ चार्ज्ड बाय RBI. जब कमर्शियल बैंक्स RBI से बोरो करते हैं एंड दे सेल देयर सिक्योरिटीज़ टू द RBI, तो उस टाइम पे RBI जो कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, तो जो इंटरेस्ट RBI चार्ज करेगा उसे कहा जाता है रेपो रेट. सो एक ये चीज़ याद रखिए कि बैंक्स अगर RBI से पैसा ले रहे हैं तो उसकी जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज़ रेपो रेट. एंड देन देयर इज़ कैश रिजर्व रेशियो. कमर्शियल बैंक्स को कुछ सर्टेन मिनिमम अमाउंट उनके डिपॉजिट्स का एज ए रिज़र्व रखना होता है विद द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया. तो जो परसेंटेज जो उनको रिज़र्व में रखनी होती है अगेंस्ट द टोटल डिपॉजिट्स, दिस इज़ कॉल्ड एज कैश रिजर्व रेशियो. ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, रेपो रेट एंड CRR. अच्छा जी, अगर हम इम्पैक्ट देखें, हायर इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट हो रहा है, रेपो रेट से बात करते हैं, तो अब इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो पुशअप होंगी बैंकिंग सिस्टम में, एंड इससे जो EMIs हैं, मान लो होम लोन है, व्हीकल लोन है, पर्सनल लोन है, कॉर्पोरेट लोन है, ये भी इंक्रीज़ हो जाएंगे. जब बैंक्स को लोन महंगा मिल रहा है RBI से, तो वो अपना भी जो लोन है जो कंज्यूमर्स को वो दे रहे हैं उसका इंटरेस्ट बढ़ा देंगे. तो जो डिपॉजिट रेट हैं, मेनली जो फिक्स टर्म रेट्स हैं, दे आर ऑल्सो सेट टू राइज. एंड जो कंजम्पशन है और जो डिमांड है वो इम्पैक्ट होगी, क्योंकि जब लोन महंगे मिल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो देयरफॉर जो डिमांड है वो कम होगी. सिमिलरली CRR में भी हाइक किया गया, तो इससे अराउंड 87,000 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो बैंकिंग सिस्टम से सक आउट किए गए हैं. अब वो एज ए रिज़र्व रखे गए हैं. तो इसका मतलब जो लेंडेबल रिसोर्सेज थे बैंक्स के पास वो डिक्रीज़ हो गए हैं. एक तरफ उनको लोन महंगा मिल रहा है RBI से, दूसरी तरफ जो उनके पास डिपॉजिट्स थे वो कम हो चुके हैं. तो अगेन जो उनका जो नेट मार्जिन है वो इफ़ेक्ट होगा, एंड इसीलिए जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे. So now we need to understand that what are the challenges in tackling the increasing inflation. जो लगातार इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है, इसको टैकल करने में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं. तो अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो यही आर्ग्यूमेंट आ रहा है कि इन्फ्लेशन डिक्रीज़ हो सकती है अगर जो क्रूड प्राइसेस जो इंक्रीज़ हुए हैं इसका कुछ पार्ट गवर्नमेंट एब्जॉर्ब कर ले. एंड दिस इज़ द केस अगर जो ड्यूटीज़ जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगती हैं अगर उनको रिड्यूस कर दिया जाए फॉर द सिंपल रीज़न कि जो पॉपुलेशन है वो एक्सेसिव बर्डन ना बेयर करें, तो भी इन्फ्लेशन कम हो सकती है. देन द सेम कंसिडरेशन अप्लाइज टू द फूड प्राइसेस एज वेल. बट टू थिंक दैट इट्स अ मैजिक वॉन्ड थ्रू विच द इन्फ्लेशन कैन बी अवॉइडेड, इट इज़ रॉन्ग. अगर एडिशनल बर्डन गवर्नमेंट और बेयर करता है तो इससे लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा, एंड देर इज़ नॉट एन ऑफसेट बाय द एक्सपेंडिचर, तो जो ओवरऑल डेफिसिट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. जो बोरोइंग पावर है, जो बोरोइंग प्रोग्राम है वो बढ़ जाएंगे,
एंड इससे रादर एडिशनल लिक्विडिटी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी. एंड जो सेंट्रल बैंक्स हैं दे कैन नॉट ऑर्डर द इंटरेस्ट रेट्स. फॉर अ राइज इन द इंटरेस्ट रेट टू स्टिक, we need appropriate actions that must be taken to contract the liquidity. हमें liquidity कम करनी होगी, डिमांड कम करनी होगी, and this is the reason why CRR का राइज किया गया है. So if there is no rise in CRR, the liquidity will have to be sucked by the open market operations. आप अपनी इकोनॉमी की क्लासेस में ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि CRR को इंक्रीज़ कर दिया गया है, रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दिया गया है. इवन RBI के गवर्नर ने भी अपनी स्टेटमेंट में ये मेंशन किया था कि जो लिक्विडिटी कंडीशंस हैं इनको मॉड्यूलेट करने की ज़रूरत है. वी नीड टू ब्रिंग इट इन लाइन विद द पॉलिसी एक्शन, एंड जो स्टैंस है दैट इज़ टू इंश्योर दैट देयर इज़ फुल एंड एफिशिएंट ट्रांसमिशन टू द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी. सो व्हाट कैन बी डन टू कंटेन इन्फ्लेशन? अब क्या किया जा सकता है? एक प्रपोजल है अबाउट फ्यूल ड्यूटी कट. जो फर्दर ड्यूटी कट्स लग रहे हैं बाय सम अमाउंट लाइक एटलीस्ट 5 रुपीज़ पर लीटर अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, इसको अगर कट कर दिया जाए 5 रुपीज़ पर लीटर, सो दिस कैन इवन लोअर द इन्फ्लेशन बाय 15 to 20 बेस पॉइंट्स, and it will have immediate as well as secondary impact on electricity and the transport cost as well. There is 1% rise in the oil if we talk about the Indian basket, and even this could raise the wholesale price index by 8 base points. तो फ्यूल ड्यूटी कट एक बड़ा स्टेप हो सकता है. देन फूड प्राइसेस की बात करें, वी नीड टू क्रैक डाउन ऑन द सप्लाई साइड. अगर कहीं पे होर्डिंग हो रही है तो हमें पल्सेस, ऑयल सीड्स, इनका जो इम्पोर्ट है इसे लिमिट करना होगा. जो ड्यूटी कट्स लगते हैं लाइक फॉर द एडिबल ऑयल जो इम्पोर्ट्स पे हैं उसकी ज़रूरत है हमें, ताकि जो इम्पोर्ट्स हैं वो रिड्यूस हो सके. ऑलरेडी हमारा जो ऑयल इम्पोर्ट है, एडिबल ऑयल इम्पोर्ट है, ये 19.25% से रिड्यूस होके 13.75% तक पहुंच चुका है. देन वी नीड टू यूज़ बफर स्टॉक. अगर इन्फ्लेशन स्पिल होती है टुवर्ड्स सीरियल्स, so we need to prepare that. We need to use the buffer stock, because if there is 1% rise in WPI's primary food prices, this can go up to the consumer price index by 48 base points. बाकी measures हमें जो faster growth के लिए press करना होगा. There should be 10% higher industrial output. तो इससे अगर 10% हायर इंडस्ट्रियल आउटपुट होगी तो इससे जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो कुछ 40 बेस पॉइंट से डिक्रीज़ हो सकती है. कुछ सप्लाई बॉटल नेक्स्ट जो हैं हमें उन्हें एड्रेस करना होगा. वी नीड टू बूस्ट द इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी, ताकि जो लो इनकम हाउस होल्ड्स के ऊपर जो बर्डन है वो रिड्यूस हो सके. तो ये ओवरऑल टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसकी प्रीलिम्स और मेंस की रेलेवेंस काफ़ी ज़्यादा है. एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से you should know the action of the RBI और क्यों रेपो रेट और CRR को इंक्रीज़ किया गया है. We need to discuss the reasons and we need to know some other measures जिसके थ्रू इन्फ्लेशन का ये जो इशू है इससे डील किया जा सकता है. प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं. 2011 में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है अबाउट द रेपो रेट, CPI, WPI, ये CRR, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. आप अपनी इकोनॉमी की क्लासेस में इन बेसिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं. डू रिवाइज इट. मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंडिया में फूड रेगुलेशन के बारे में है. तो हमने रिसेंटली भी हमारे करंट अफेयर वीडियोस में डिस्कस किया था दैट FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, they're expected to issue a draft regulation for the labels on the front of food packages. इसे front of food packets label भी कहा जा रहा है. इससे बेसिकली कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म किया जाएगा कि जो पैकेट में जो प्रोडक्ट है क्या ये इसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है, शुगर कंटेंट ज़्यादा है, फैट कंटेंट ज़्यादा है, तो वो फ्रंट ऑफ दी फूड पैकेट पे ऑलरेडी लेबल्ड होगा. तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इस पूरे सिस्टम का ये पर्पस है कि जो कंज्यूमर है वो अवेयर होगा एंड बेस्ड ऑन दिस स्टार्स विल बी असाइंड टू दैट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द सॉल्ट, शुगर एंड फैट इन दैट. उस हिसाब से स्टार रेटिंग की जाएगी.
सो जो ड्राफ्ट रेगुलेशन आई है, इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टडी विच इज़ commissioned by FSSAI, and this was conducted by IIM Ahmedabad. So as per this article, this study has many methodological errors. इस article के according इस study में कुछ errors हैं. So hence FSSAI cannot go ahead with a draft regulation based on highly contested study design and whose findings are not yet peer reviewed. तो ये जो डिसीजन है FSSAI का टू स्टिक विद हेल्थ स्टार रेटिंग, इट इज़ बेस्ड ऑन एल्गोरिदम विच इज़ नोन टू फूड इंडस्ट्री ओनली. क्योंकि जो एज अ फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग जो है, इट इज़ विदाउट साउंड और एविडेंस. दिस इज़ एज पर दिस आर्टिकल विच इज़ रिटन बाय KR Anthony. So what are the associated concerns? See, we need to reduce the production and marketing and availability of such unhealthy foods. But even if they are available, we need to change the consumer behavior in purchasing such processed food. तो उसे लेकर एक ड्यू वार्निंग दी जाएगी about their contents using the labels on the packets. WHO ने इशू किया है दिस थ्रेशोल्ड फॉर शुगर, सॉल्ट, फैट एंड कैलोरीज पर 100 grams ऑफ प्रोसेस्ड फूड पैकेज. या फिर अगर कोई लिक्विड बेवरेज बॉटल है तो 100 ml में कितना शुगर, सॉल्ट, फैट, कैलोरीज होंगी, ये WHO ने थ्रेशोल्ड इशू किया है. बट अनलेस वी जनरेट अ कंपीटिंग टेक्निकल डाटा फॉर इंडियन पॉपुलेशन, वी हैव टू अबाइड बाय द WHO's norms. Now we cannot just relax the threshold to suit the industries. लेकिन इंडस्ट्रीज़ को भी यहाँ पे उनकी जो कॉम्पोजिशंस हैं उन्हें ऑल्टर करना होगा टू कम विद इन दी हेल्दी लिमिट्स. सो फॉर दैट FSSAI must ensure that if there is any order or guideline issued in public interest, it must be mandatory from day one. We cannot have the flexibility of voluntary adoption or the staggered implementation. No one denies that IIM Ahmedabad is an institute of repute, but so are many others which are not invited in this case, or they are given any chance to bid for such a large expensive study. So as far as on front of the package labeling is concerned, the participants of the studies must have the capacity to objectively evaluate the various formats of the front of the package labeling. It is based on the information content, and they must have the ability to compare and identify the least harmful or identify the higher content than recommended. तो यहाँ पे जो कंज्यूमर का जो ओपिनियन है, who is not knowledgeable or illiterate, it is pointless. So in this article, even the authors admits in this study that 13.8% of the respondents have not had schooling at all or were illiterate, while 28 to 35% of the respondents are those who never read food labels. Therefore, they should have been excluded for making a relevant comparison between labels in this study. And then there is missing data. यहाँ पे जो young adolescent children हैं aged from 10 to 18 years, they are missing. Well, they are the big consumers of the packaged food. Either it is biscuit, chips, bottled soft drinks, they are the big consumers. लेकिन उनको यहाँ से exclude किया गया है from the study, which is it has a big methodological error, and it is a case of significant missing data. This is something that is given in this particular article. Moving ahead, our next news article is related to the National Family Health Survey, NFHS 5. So recently there is a national report on the second phase of the 5th round of National Family Health Survey. So National Family Health Survey का 5th round था, इसकी second phase की report recently release हुई है, and इसके ऊपर based ये particular news article है. National Family Health Survey ये एक large scale multi round survey होता है. It is conducted in a representative sample of households throughout India. Now, National Family Health Survey 5 की अगर हम report देखें तो इसमें basically detailed information होती है on the key domains of population, health, family welfare, associated domains जैसे कि
पॉपुलेशन का करेक्टरिस्टिक कैसा है, फर्टिलिटी, फैमिली प्लानिंग, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एनीमिया, मॉर्बिडिटी कैसी है, हेल्थ केयर कैसा है, विमेन एम्पावरमेंट किस तरह हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में प्रेजेंटेड होती है। जो स्कोप है इस बार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 5 का, ये एक्सपैंड हो चुका है। अगर हम इससे पहले वाले सर्वे से कंपेयर करें, अगर हम राउंड 4 से कंपेयर करें, तो जो करंट राउंड 5 है इसका जो स्कोप है वो काफ़ी एक्सपैंड हो चुका है, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में कुछ न्यू डायमेंशंस ऐड किए गए, जैसे कि डेथ रजिस्ट्रेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, एक्सपैंडेड डोमेन्स ऑफ चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, दी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कंपोनेंट्स में ऐड किए गए हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एल्कोहल एंड टबैको यूज़, एडिशनल कंपोनेंट्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। इसमें इवन एज रेंज को भी एक्सपैंड किया गया है फॉर मेजरिंग द हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ फॉर ऑल हु आर एज्ड अबव 15 ईयर्स। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का जो स्कोप है ये 4 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, एक्सपैंड हो चुका है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में इवन जो हमारे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं उसके ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो प्रोग्रेस है उसे ट्रैक कर सकते हैं। जो ये नेशनल रिपोर्ट है इसमें सोशियो इकोनॉमिक डाटा भी प्रोवाइड किया गया है विद अदर बैकवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल, एंड इट इज़ यूजफुल फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। एंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो राउंड 5 हुआ है, इसमें अगर हम देखा जाए तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो राउंड 4 था, जिसमें 2015 एंड 16 में जिसे कनेक्ट करवाया गया था, उसके कंपैरिजन में 5th राउंड में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। देयर इज़ लिस्ट ऑफ प्रोग्रेस। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सी, द मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है ये सक्सेसिव राउंड्स में होते हैं, क्योंकि इससे हमें एक रिलायबल और एक कंपेरेबल डाटा मिलता है जिसे हम हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से रिलेट कर सकते हैं। रही बात की हाइलाइट्स की, हम इससे पहले करंट अफेयर्स की वीडियो में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हमने टोटल फर्टिलिटी रेट का जो टॉपिक था, जो फाइंडिंग्स थी वो वहाँ पे कवर की थी। सो वी नो नाउ कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो TFR है, वो डिक्लाइन हो चुका है फ्रॉम 2.2 to 2। ये नेशनल जो 4th राउंड था उसमें 2.2 था, लेकिन अब 5th राउंड में हमारा जो TFR है ये 2 पे आ चुका है। एंड नाउ देयर आर ओनली 5 स्टेट्स जिनका जो TFR है वो रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी से ज़्यादा है। आपको पता होना चाहिए कि रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी कितना है। इट इज़ 2.1। हम बहुत डिटेल में इसे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी इज़ 2.1। तो ओनली देयर आर 5 स्टेट्स जिनका जो वैल्यू है वो इससे अबव है, विच आर बिहार, मेघालय, यूपी, झारखंड एंड मणिपुर। देन रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी भी पता होनी चाहिए क्या है। दिस इज़ दैट टोटल फर्टिलिटी रेट जिससे जो एवरेज ऑफ नंबर चिल्ड्रन जो हैं दे आर बॉर्न पर विमेन। तो अगर ये वो नंबर शो करता है जिसके थ्रू जो पॉपुलेशन है वो अपने आप को एग्जैक्टली रिप्लेस कर सके फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट विदाउट एनी माइग्रेशन। तो अगर जो करंट जनरेशन है यही अपने आप को पूरे नंबर्स में रिप्लेस करे, फॉर दैट TFR शुड बी 2.1। दिस इज़ कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। लेकिन इंडिया का जो TFR है ये अब 2.1 से लो हो चुका है। दिस इज़ एट 2। देन हाईएस्ट और लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट की अगर हम बात करें, ये पॉइंटर्स आपको क्लियर होने चाहिए, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। बिहार एंड मेघालय दे हैव हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट्स इन कंट्री, whereas Sikkim and Andaman and Nicobar they have lowest fertility rates. Area wise TFR डिक्लाइन हो चुका है। देखिए 1992-93 में 3.7 चिल्ड्रन पर विमेन ऑन एन एवरेज था, लेकिन फिर उसके बाद ये डिक्लाइन होता गया एंड अल्टीमेटली 19 एंड जो कॉरस्पॉन्डिंग डिक्लाइन जो हुआ है अर्बन एरियाज़ की अगर हम बात करें तो अर्बन एरियाज़ में तो काफ़ी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है। रूरल एरियाज़ में TFR 3.7 था 92-93 में,
लेकिन अब रूरल एरियाज़ में 2.1 हो चुका है. दिस इज़ एट द रिप्लेसमेंट लेवल. लेकिन अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पे जो TFR है ये 1.6 ही रह चुका है. तो ये तो काफ़ी बिलो हो चुका है. लेकिन इन दोनों को मिलाकर जो एवरेज निकलता है दैट इज़ 2 फॉर द इंटायर कंट्री. कम्युनिटी वाइज मुस्लिम्स की फर्टिलिटी रेट में सबसे शार्पेस्ट डिक्लाइन देखने के लिए मिला है अमंग ऑल द रिलीजियस कम्युनिटीज़ ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स. अंडर एज मैरिजेस की बात करें तो नेशनली जो अंडर एज मैरिजेस हैं वो डिक्रीज़ हुई हैं. अकॉर्डिंग टू द रीसेंट सर्वे 23.3% women those who were surveyed they got married before attaining the age of 18 years. एंड ये अब 23% हो गया है. इससे पहले राउंड 4 में ये वैल्यू 26.8% थी. तो अंडर एज मैरिजेस की भी वैल्यू डिक्रीज़ हुई है. यहाँ पे जो हाईएस्ट सर्ज हमें मिल रहा है द रेट हैज़ इंक्रीज इन पंजाब, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा एंड आसाम. त्रिपुरा में देर इज़ लार्जेस्ट जंप इन मैरिजेस फॉर women फ्रॉम 33% इन द लास्ट सर्वे टू 40% इन द प्रेजेंट. एंड अगर हम अंडर एज मैरिजेस की बात करें तो हाईएस्ट रेट जो है दैट इज़ इन वेस्ट बंगाल अलॉन्ग विद बिहार. ये ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे अंडर एज मैरिजेस सबसे ज़्यादा हो रही हैं. लोएस्ट रेट ऑफ अंडर एज मैरिज आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा, लद्दाख, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु. दीज आर दो स्टेट्स जहाँ पे लोएस्ट रेट है अंडर एज मैरिजेस का. टीनेज प्रेगनेंसी भी डिक्रीज़ हुई है फ्रॉम 7.9% टू 6.8%. वेयरएज कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड्स का जो यूज़ है वो इंक्रीज़ हुआ है. यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट फैक्टर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. 66.3% women they are employed and they use modern contraceptive method and 53.4% women those who are not employed. तो 66% women जो employed हैं वो modern contraceptive methods यूज़ करती हैं, whereas those जो employed नहीं हैं उनमें से 53.4% contraceptive methods यूज़ करते हैं. Contraceptive का यूज़ जो communities में increase हो रहा है, this can be seen as a socio-economic progress. It's a parameter of socio-economic progress. Income factor की बात करें तो जो unmet need है for family planning methods, this is highest among the lowest wealth quintile, 11.4%, and it is lowest among the highest wealth quintile. And use of modern contraceptive also increases with income. जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो यूज़ है वो भी बढ़ता है. डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट विमेन ये मार्जिनली डिक्रीज़ हुआ है 31.2% फ्रॉम द लास्ट सर्वे टू 29.3%. डोमेस्टिक वायलेंस हाईएस्ट है कर्नाटका में, फॉलोड बाय बिहार, तेलंगाना, मणिपुर एंड तमिलनाडु. याद रखिएगा कर्नाटका में हाईएस्ट डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं. Lakshadweep has the least domestic violence cases. Institutional birth increase हुआ है. लास्ट सर्वे में 79% था और रिसेंट सर्वे में 89% हो चुका है. एरिया वाइज अब रूरल एरियाज़ में 87% बर्थ इंस्टीट्यूशंस में हो रहे हैं और अर्बन एरियाज़ में 94% बर्थ इंस्टीट्यूशंस में हो रहे हैं. इससे इम्यूनाइजेशन लेवल भी बढ़ चुका है. Now more than 3/4, 77 children जो children हैं in the age group of 12 to 23 months, they are fully immunized. इससे पहले की वैल्यू 62% थी. स्टंटिंग मार्जिनली डिक्रीज़ हुई है 38% टू 36%. ये सब हम कवर कर चुके हैं हमारे डेली करंट अफेयर वीडियोज़ में. ओबेसिटी की जो प्रेवलेंस है वो इंक्रीज़ हुई है. नेशनली भी विमेन में जो ओबेसिटी है वही 21% से 24% पे आ चुकी है और मेन में 19% से 23% पे जा चुकी है. लास्टली अगर हम इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेट करें तो इट शोज़ दैट देयर इज़ एन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिकेटर. चाहे वो कितना मैरिड विमेन पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन दी हाउस होल्ड डिसीजंस, उसका जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ चुका है. हाउस होल्ड डिसीजंस में मेनली 3 डिसीजंस यहाँ पे लिए जाते हैं. वन इज़ हेल्थ केयर फॉर हर सेल्फ, मेकिंग मेजर हाउस होल्ड परचेजेस, विजिटिंग हर फैमिली और रिलेटिव्स.
तो जो पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में है, लद्दाख में ये 80% है, नागालैंड में 99% है और मिज़ोरम में भी 99% है। रूरल एरियाज़ में 77% वैल्यू आती है, अर्बन एरियाज़ में 81% वैल्यू आती है, जो कि वुमेन पार्टिसिपेशन को इंडिकेट करती है। साथ ही में विमेन दोज हु हैव देयर बैंक और सेविंग अकाउंट्स, ये नंबर भी इंक्रीज हो चुका है फ्रॉम 53% टू 79% in the last 4 years. So these were the key indicators related to the National Family Health Survey. So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.